सोचो तुम एक ऐसे देश में रहते हो जिसके पास पैसा है, पावर है और दुनिया तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदना चाहती है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर एक दिन एक फॉरेन कंट्री आती है, पहले ट्रेड करती है, फिर पैसा कमाती है और फिर तुम्हारे लोगों को एडिक्ट बना देती है और जब तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है और जिस कंट्री ने ये किया था वो था ब्रिटेन और जिसके साथ ये हुआ था वो था चाइना। लेकिन स्टोरी यहाँ से और शॉकिंग हो जाती है क्योंकि जिस ड्रग्स के कारण वॉर शुरू हुई थी वो ब्रिटेन में नहीं बन रहे थे, वो बन रहे थे इंडिया में। ये स्टोरी हमें बताती है कैसे एक बिजनेस प्रॉब्लम हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल वॉर में कन्वर्ट हो गई और इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक चाय से। ईयर 1800 के आसपास अगर तुम दुनिया का मैप देखते तो अमेरिका उतना पावरफुल नहीं था और यूरोप रैपिडली डेवलप हो रहा था, लेकिन एशिया में एक जायंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, चाइना। और उस वक्त चाइना पे रूल करती थी चिंग डायनेस्टी। उस टाइम एम्पेरर था जैजिंग एम्पेरर। और हाँ, चाइना सिर्फ एक कंट्री नहीं था, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक था। उसकी पॉपुलेशन अराउंड 300 मिलियन से ज्यादा थी। अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन उस वक्त आसपास 10 से 20 मिलियन थी और चाइना के पास वो चीज थी जो पूरी दुनिया चाहती थी, चाय, सिल्क। तुम्हें भले ही चाय आज नॉर्मल लगती हो, लेकिन उस टाइम ब्रिटिश सोसाइटी में चाय एक लग्जरी लाइफस्टाइल बन चुकी थी। मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, हाई सोसाइटी टी। डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिटेन को कंटिन्यूसली चाइना से चाय इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि चाइना को ब्रिटेन की चीजें पसंद ही नहीं थी। ब्रिटेन के मर्चेंट चाइना जाते, अपनी चीजें बेचने की कोशिश करते, लेकिन चाइना बोलता नहीं, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। किंग एम्परर का मानना था कि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, उन्हें यूरोपियन प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और उस टाइम एक कंडीशन थी कि पेमेंट सिर्फ सिल्वर में होंगी। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। हर साल ब्रिटेन का सिल्वर सिर्फ बाहर जा रहा था और बदले में सिर्फ गुड्स आ रहे थे। और इन सब के बाद ब्रिटेन ट्रेडर्स और गवर्नमेंट टेंशन में आने लगी। और आज हम इकोनॉमिक्स में इसे बोलते हैं ट्रेड डिफिसाइट। इसका मतलब जब तुम दूसरे देश से ज्यादा खरीदते हो और उसे कम बेचते हो। और उस टाइम एग्जैक्टली यही ब्रिटेन के साथ हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन को चाइना चाहिए था, लेकिन चाइना को ब्रिटेन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और इसके बाद ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। और तब एंटर होता है एक नाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम सिर्फ एक कंपनी का था, लेकिन रियलिटी में ये एक मिनी गवर्नमेंट थी। ये गवर्नमेंट आर्मी, टैक्स, ट्रेड सब कंट्रोल करती थी। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में बहुत कंट्रोल था। एक दिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक डेंजरस क्वेश्चन पूछा, अगर चाइना हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा तो हम उन्हें ऐसा क्या बेचे जिसकी डिमांड चाइना खुद क्रिएट कर दे। और फिर उन्हें एक जवाब मिला, एक ऐसा जवाब तो मिलियंस लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। ओपियम, एक एडिक्टिव ड्रग। और सबसे शॉकिंग बात, ये ड्रग चाइना में नहीं, इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला था। और यही से शुरू होती है असली स्टोरी। अब ब्रिटेन के पास प्रॉब्लम थी कि चाइना उनकी चीजें नहीं खरीद रहा था, उनका सिल्वर बाहर जा रहा था। और ब्रिटिश एम्पायर को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो चाइना खुद डिमांड करे। और फिर उनकी नजर गई इंडिया पे। उस टाइम इंडिया का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं करती थी, वो इंडिया का लैंड कंट्रोल कर रही थी। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे और डिसाइड करते थे कि यहाँ क्या उगाया जाएगा। और यही से शुरू हुआ एक ऐसा सिस्टम जो आज सुनने में अनबिलीवेबल लगता है। कंपनी ने इंडिया में ओपीएम प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया और इसे बनाया जा रहा था मेनली बिहार और बंगाल के रीजन में। फार्मर्स को कॉन्टेक्ट दिए गए और कई जगह तो फार्मर्स को प्रेशर भी बनाया गया। फूड क्रॉप की जगह ओपीएम पॉपी ग्रो करवाई गई। फिर कंपनी उस ओपीएम को कलेक्ट करती, उसे प्रोसेस करती और फिर उसे ऑक्शन करती। ऑफिशियली ब्रिटेन डायरेक्टली चाइना को ओपीएम नहीं बेच रहा था, लेकिन सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया था कि ट्रेडर्स ओपीएम लेके चाइना पहुंच जाए। मतलब पेपर पे क्लीन और रियलिटी में बिजनेस चल रहा था। और ये बिजनेस कोई छोटा नहीं था। लेट 1700 में चाइना में हजारों ओपीएम चेस्ट जाती थी, लेकिन धीरे धीरे नंबर एक्सप्लोड होने लगे। 1820 से लेके 1830 तक हर साल ओपीएम के 10,000 ऑफ बॉक्सेस चाइना पहुंचने लगे। अगर हम एक एस्टिमेट नंबर देखें तो 1838 तक लगभग 40,000 चेस्ट चाइना जा रहे थे, वो भी एनुअली। जरा सोच के देखो, ये एक रैंडम स्मगलिंग नहीं थी, ये सप्लाई चेन थी। इसमें प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट सब ऑर्गेनाइज था। और इसके इफेक्ट चाइना में दिखना शुरू भी हो गए थे। शुरू में चाइना गवर्नमेंट ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि चाइना में ओपीएम पहले भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन अब जो हो रहा था वो कुछ अलग था। ड्रग्स उसे लग्जरी एडिक्शन बना रहे थे, क्योंकि चाइना में इसे बिजनेसमैन यूज करने लगे, ऑफिशियल यूज करने लगे, यहाँ तक कि वर्कर्स भी उसे यूज करने लग रहे थे। और इसकी एडिक्शन धीरे धीरे पूरे कंट्री में बढ़ने लगी। और इसका सबसे डेंजरस इफेक्ट था सिल्वर। पहले सिल्वर ब्रिटेन से चाइना आता था, पर अब इसका रिवर्स हो गया। चाइना के लोग ओपीएम खरीद रहे थे और जिससे चाइना का सिल्वर बाहर जा रहा था। जो प्रॉब्लम पहले ब्रिटेन फेस कर रही थी, अब वही प्रॉब्लम चाइना फेस करने लगी। और इसके कारण इकोनॉमी प्रेशर में आने लगी, करप्शन बढ़
गया और गवर्नमेंट भी टेंशन में आ गई थी। और उसके बाद चीन कोर्ट में डिस्कशन स्टार्ट हो गए। इसके बाद कुछ लोग बोलने लगे कि ड्रग्स लीगल कर दो, कुछ लोग बोलने लगे कि इसे बैन कर दो। लेकिन एक आदमी था जिसने डिसाइड किया बस अब बहुत हो गया, और उसका नाम था लिन जेनजू। उस वक्त चाइना के एम्पेरर थे गाओगियोंग एम्पेरर, और उन्होंने लिन जेनजू को एक मिशन दिया कि ओपियम को रोको। लिन जेनजू एक नॉर्मल ऑफिसर नहीं था, वो बिलीव करता था कि अगर ये ओपियम ऐसे ही चलता रहा तो पूरा चाइना कोलैप्स कर सकता है। और उसके बाद वो फॉरेन ट्रेडर्स को वार्निंग देता है कि सब ओपियम सरेंडर कर दो, और उनके पास में कोई चॉइस नहीं थी। और उसके बाद हजारों ओपियम चेस सीज की जाती है। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अराउंड 20,000 से ज्यादा ओपियम चेस सीज की गई, और उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया और पब्लिकली अनाउंस किया। ये सिर्फ ड्रग डिस्ट्रॉय नहीं था, ये एक मैसेज था कि चाइना कह रहा था कि हमारे देश में पॉइजन नहीं बिकेगा। लेकिन ब्रिटेन ने इसे दूसरे एंगल से देखा। ब्रिटेन के लिए ये उनके ट्रेड पे अटैक था, उनका प्रॉपर्टी लॉस था, और अब बिजनेस का इशू वॉर की तरफ बढ़ने लगा। और इसके बाद लिन जेनजू ने एक काम किया, उसने ब्रिटेन के क्वीन को एक लेटर लिखा। उस टाइम ब्रिटेन के रूलर थे क्वीन विक्टोरिया। लेटर का मैसेज सिंपल था, अगर ब्रिटेन अपने देश में ओपियम अलाउ नहीं करता तो चाइना में क्यों भेज रहा है। लिन बेसिकली कह रहा था अगर ये चीज तुम्हारे लिए गलत है तो हमारे लिए सही कैसे हो सकती है। ब्रिटेन में ट्रेडर्स और ऑफिशियल्स फ्यूरियस हो गए क्योंकि चाइना ने ब्रिटिश प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, रेट्स ब्लॉक किए, ब्रिटिश सिटीजन को प्रेशर किया, और धीरे धीरे नैरेटिव चेंज होने लगा। पब्लिक डिस्कशन अब ड्रग से शिफ्ट होकर ट्रेड फ्रीडम पर चला गया था। क्वेश्चन अब ये नहीं था कि ओपियम गलत है या सही, क्वेश्चन अब ये था कि चाइना ब्रिटिश का ट्रेड रोक सकता है। फिर डिसीजन लिया गया कि मिलिट्री भेजो। लगभग 1840 में ब्रिटिश नेवी चाइना कोस्ट की तरफ मूव करने लगी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझो, पेपर पे वॉर इक्वल हो सकता है, पर रियलिटी में चाइना और ब्रिटेन के बीच में टेक्नोलॉजी गैप बहुत था। ब्रिटेन के पास में स्टीम पावर, मॉडर्न नेवल टैक्टिक्स थे, तो चाइना के पास वही ओल्ड मिलिट्री स्लो कम्युनिकेशन। चाइना भले ही पॉपुलेशन में बड़ा था, लेकिन वॉर पॉपुलेशन से नहीं जीती जाती। वॉर जीतने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ब्रिटिश शिप चाइनीज वाटर के पास पहुंच गई, तब असली शॉक शुरू हुआ। चाइनीज ऑफिशियल्स को लगा कि ये नॉर्मल नेवल प्रेशर होगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश शिप्स कोस्ट डिफेंस तोड़ने लगी। उन्होंने ट्रेड रूट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटेन का मैसेज क्लियर था, ट्रेड ओपन करो, कंपेंसेशन दो, या फिर वॉर के लिए रेडी हो जाओ। और चाइना के लिए यही प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ आर्मी से नहीं, इकोनॉमी से भी प्रेशर में आ रहे। चाइना गवर्नमेंट अंदर से डिवाइड हो गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि फाइट करो, कुछ लोग बोल रहे थे कि नेगोशिएट करो। लेकिन धीरे धीरे वक्त निकल रहा था और ब्रिटेन बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। और फिर हिस्ट्री ने टर्न लिया। जो कॉन्फ्लिक्ट एक ड्रग शिपमेंट से शुरू हुआ था, वो अब ऑफिशियली बन चुका था द फर्स्ट ओपियम वॉर। ब्रिटिश शिप चाइनीज कोस्ट पर खड़ी थी, पर जिंग गवर्नमेंट को अभी भी लग रहा था शायद ये चीज अभी भी नेगोशिएट हो सकती है। कुछ नेगोशिएशन होंगी, ट्रेड रिज्यूम होगा और बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ब्रिटेन अब किसी भी नेगोशिएशन के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था रिजल्ट, और उसके पास एक एडवांटेज था जिसके ऊपर चाइना ने उसे अंडर एस्टिमेट किया, टेक्नोलॉजी। सोचो तुम एक ट्रेडिशनल मिलिट्री हो और तुम्हारे सामने एक ऐसे शिप्स आ जाए जो हवा का वेट नहीं करते, उनके पास टीम पावर है, फास्ट मूवमेंट है, हेवी कैनॉन्स है, लॉन्ग रेंज अटैक है। और यही एग्जैक्टली चाइना के साथ हुआ। ब्रिटिश नेवल फोर्सेस ने चाइना कोस्ट पर अटैक करने के लिए पोजीशन लेने लगी, और उसके बाद सप्लाई रूट डिस्टर्ब होने लगे। और धीरे धीरे चाइना रियलाइज करने लगा कि ये कोई नॉर्मल यूरोपियन ट्रेडर्स नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल एम्पायर है। और जिंग गवर्नमेंट को अब समझ आ गया था अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा और डैमेज और बढ़ेगा। और इन सब के बाद फिर चाइना ने पीस एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ये पीस कोई नॉर्मल पीस नहीं थी, ये कंडीशंस वाली पीस थी। हिस्ट्री में इस एग्रीमेंट का नाम था ट्रीटी ऑफ नैंकिंग, और इस ट्रीटी ने मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ट्रीटी के अकॉर्डिंग चाइना को ब्रिटेन को ह्यूज फाइनेंशियल कंपेंसेशन देना पड़ा, कुछ पोर्ट्स फॉरेन ट्रेड्स के लिए ओपन करने पड़े, और इसके बाद ब्रिटिश मर्चेंट्स को ज्यादा एक्सेस मिला। और एक डिसीजन जो आज तक फेमस है, हांगकांग, हाँ हांगकांग जो ब्रिटेन को दे दिया गया था। सोचो, एक वॉर, एक ट्रीटी और एक पूरा टेरिटरी ट्रांसफर। और हाँ, ये सिर्फ एक लैंड लॉस नहीं था, ये सिंबल था। चाइना पहली बार रियलाइज कर रहा था कि दुनिया चेंज हो चुकी है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। वॉर भले ही खत्म हो गया, पर प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे फॉरेन इन्फ्लुएंस चाइना में बढ़ने लगी, और कंट्रीज ने देखा कि अब चाइना प्रेशर में आ सकता है। ब्रिटेन के बाद अब दूसरी पावर्स भी अपॉर्चुनिटी देखने लगी। कुछ सालों बाद ही एक और वॉर होने वाली थी, और ये वॉर नॉर्मल नहीं थी। और हाँ, इस बार सिर्फ ब्रिटेन नहीं होगा। कुछ साल गुजर गए और फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, और हिस्ट्री में इसे बोला जाता है सेकंड ओपियम वॉर। और इस बार सिर्फ ब्रिटेन नहीं, फ्रांस भी इन्वॉल्व था। ऑफिशियल रीजंस अलग थे, ट्रेड, डिप्लोमेटिक राइट, इन ब्रॉडर रिजल्ट सेम था, और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा कंट्रोल। और उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस चाइना के अंदर और एग्रेसिवली मूव करने लगी। और इस बार सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट चाइना की बीजिंग तक पहुंच गई। फिर एक इवेंट हुआ तो चाइना की हिस्ट्री में आज भी याद रखा जाता है। फॉरेन फोर्सेस ने बीजिंग के पास इंपीरियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। समर पैलेस को हेवी डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ा। मैसेज क्लियर था कि पावर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अब एक सवाल, इस स्टोरी में इंडिया का क्या रोल था? और यही पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। जो ओपियम चाइना में जा रही थी, वो मेजर प्रोडक्शन ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया में ही हो रहा। मेनली देखा जाए तो बंगाल और बिहार के रीजन। फार्मर्स ग्रो करते थे, सिस्टम कलेक्ट करता था, फिर जनरेट होता और फाइनल
फाइनल मार्केट चाइना बनता। सोचो, प्रोडक्शन एक जगह, कंजप्शन दूसरी जगह और प्रॉफिट तीसरी जगह। लेकिन ओपियम वॉर ने एक चीज तो क्लियर कर दी, ट्रेड कभी कभी सिर्फ ट्रेड नहीं होता, वो पावर होता है। एक ट्रेड डिसीजन पूरे सेंचुरी का डायरेक्शन बदल सकता है। अब सोचो, अगर चाइना उस वक्त वॉर जीत जाता तो क्या दुनिया सेम होती, बल्कि ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही अलग होता। कमेंट में जरूर बताना।